कम्युनिकेशन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो हमारे सिग्नल्स जाएंगे उसके भेजने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, ट्रांसमीटर टू रिसीवर। इन दोनों के बीच में ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ट्रांसमीटर टू रिसीवर भेजने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर, यहां से एक तरीका है कि इन दोनों के बीच हम एक कंडक्टर लगा दें। ये कंडक्टर लगा दें, यहां वोल्टेज के वेरिएशन पैदा करें, वो वोल्टेज के वेरिएशन यहां चले जाएंगे, ये मटेरियल मीडियम में से जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहां पर एंटीना लगा दें और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलें, ईएम वेव्स, और ये एंटीना इन ईएम वेव्स को यहां पर रिसीव कर ले, तो ईएम वेव्स में भी एनर्जी और सिग्नल जाएंगे, ये इसको रिसीव करेगा, इसमें से भी जाएगा, ये इसको रिसीव करेगा। ये जो मटेरियल सिग्नल लेके जाता है, ये वाला मेथड कहलाता है दिस इज केबल। केबल तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के केबल। एक जो हम सिंपल वायर यूज करते हैं विच इज ए 2-कोर वायर, 2-कोर वायर, इसमें से एक वायर को अर्थ कर देते हैं और एक वायर में वोल्टेज के वेरिएशन चलते हैं, सिग्नल। ये दोनों हमारे घर पर आते हैं। ये जो हम इलेक्ट्रिकल में दो तार यूज करते हैं वो। दूसरा मेथड हमारा, ये दूसरी तरह की तार होती है, दैट इज फ्लैट रिबन। ये फ्लैट रिबन आपने देखा होगा, दो तार इसमें पैरेलल होते हैं और उसके बीच में प्लास्टिक, ये एक रिबन बना रहता है। इस रिबन में ये दो कंडक्टर लगे रहते हैं। ये ब्लैक कलर की पट्टी रहती है जो ऊपर एंटीना से उतर के आती है, वो एक ये रिबन यूज किया जाता है। ओके, तीसरा मेथड होता है दैट इज केबल। केबल अभी हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होने से केबल को यूज किया जाता है क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है हायर फ्रीक्वेंसी पर। तो केबल हम यूज करते हैं जिसमें एक कंडक्टर ये होता है, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक शील्ड होती है, शील्ड यानी एक मेटल की जाली। ये मेटल की जाली, इस मेटल की जाली को हम यहाँ अर्थ कर देते हैं और इसमें सिग्नल भेजते हैं। इसमें सिग्नल जाते हैं ये, और इसको हम अपने टीवी में या जहां भी कनेक्ट करना होता है सिग्नल लेने के लिए, वहां इसको कनेक्ट करते हैं और इस जाली को हम इधर में अर्थ कर देते हैं। अभी फिलहाल हमारे घर में जो टीवी में लगा है और जो सब चीजों में लगा है वो ये सिस्टम, केबल का सिस्टम। तो ये सिस्टम तीनों किसके हैं? कंडक्टर के। एंड इट्स वेरी इजी कि इसमें वोल्टेज वेरिएशन चले जाते हैं, इनके लॉस अलग अलग रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लॉस, इसमें उससे कम लॉस और इससे उसमें कम लॉस। तो इसमें सिग्नल ज्यादा प्योरिटी के साथ जाता है, तो इसीलिए सब जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये इस तरह का सिस्टम है। इसमें बहुत ज्यादा अभी हम लोगों को सिलेबस में ज्यादा इसमें स्टडी नहीं करनी है। पहले होता था कि हम इसका कंस्ट्रक्शन की स्टडी करते थे कि इसके अंदर एक नायलॉन का इंसुलेटर होता है, फिर उसके ऊपर ये रहता है और इसके ऊपर एक हार्ड जैकेट रहती है, जो ब्लैक कलर की जैकेट हम देखते हैं, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। यहाँ पर ये नायलॉन की जैकेट इसके ऊपर, उसके ऊपर ये मेटल की जाली लिपटी रहती है और उसके ऊपर तो ये जो शील्ड रहती है ये बाहर से सिग्नल्स को इस तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए हमारे सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होते। ओके, तो ये मेटल का सिस्टम है। चूंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी एग्जामिनेशन के लिए इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये चैनल का एक सबसे प्रोमिनेंट मेथड है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ, मटेरियल की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो हम लोग जहां ज्यादा बैंडविड्थ भेजनी हो तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं कंडक्टर्स को, उसमें बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ एक साथ जा सकती है।
इसमें बैंडविड्थ रेस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिशन कैसे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बैंडविड्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ये हमने पिछले क्लास में देखा। आज हम ये स्टडी करेंगे कि यहां से ये वेव यहां जाने के कितने तरीके होते हैं। ओके, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक ब्रॉडकास्ट। ओके, दोनों तरीके से हम देखते हैं। अब यहां से इस एंटीना तक जाना हमारा पर्पस है। इसको हम 3 तरीके से अचीव करते हैं और वो 3 तरीके से अचीव करने से जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस पर वो मेथड का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि हम किस मेथड से यहां से यहां भेजेंगे। हमने एक एंटीना लगाया, इसके सामने एक एंटीना लगाया और हम ये सोचते हैं कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप प्रोपिगेट होकर जाएंगी और यहां पहुंच जाएंगी। क्या ऐसा होगा? तो आंसर है होगा। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत आसान है, इसको हम ऐसे ही करेंगे। हमने यहाँ पर ट्रांसमीटर का एंटीना लगाया, उधर रिसीवर का एंटीना लगाया, दोनों ने ऐसा रिसीव कर लिया। तो उससे एनकरेज होके हमने इन दोनों को और दूर कर दिया, अब भी रिसीव किया, और दूर किया, अब भी रिसीव किया। अब अगर हम इनको ऐसा दूर करते जाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर है कि अर्थ की शेप ऐसे गोल होती है। यहाँ पर थोड़े से स्पेस के लिए हमको कैसी दिखती है? सीधी, पर एक्चुअली होती कैसी है? ये कर्व गोल होती है। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है, ये यहाँ पर ये एंटीना, यहां से जब यहां पर एंटीना था तो ये ऐसा सीधा जाती थी। अब जब ये एंटीना आ गया तो क्या होगा? ये अगर यहां जाना चाहेगी तो नहीं जा सकती, ये यहां गई और अर्थ से टकरा गई, तो इस एंटीना तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, अब हमने देखा कि थोड़ी दूर तक तो ये जाती है, अर्थ की सरफेस हमेशा गोल रहती है। तो अगर हमारा एंटीना यहाँ है, तो ये उसको रिसीव करेगा, और ज्यादा दूर हो गया नहीं करेगा। ये वाली वेव्स कैसी चलती हैं? तो आंसर है ये वेव्स चली, दोनों एंटीना हमारे अर्थ पर हैं। अर्थ को थोड़ा गोल ही बनाते हैं और ये एक एंटीना ऐसा लगेगा और दूसरा एंटीना ऐसा लगेगा। यहां से वेव्स जो चलती हैं ये सब तरफ फैलती हैं, तो ये ऐसा चले, ये यहां जाकर रिसीव हो गई। इसमें हमने ये देखा कि अर्थ की सरफेस के पैरेलल ये चली, मुड़ भी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मुड़ना एक फीचर है। इस फीचर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसका नाम था डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मेथड्स आपने पढ़े हैं, उस समय डिफ्रैक्शन पढ़ा था। डिफ्रैक्शन क्या होता है? उसने क्या प्रूव किया था? दैट लाइट बेंड्स आफ्टर इट पासेस ए रिस्ट्रिक्शन। ऐसे लाइट जाएगी और यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी, इधर वाली ऐसे बेंड हो जाएगी, तो लाइट बेंड होती है। और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसा फैलती है। तो फैलने में ये ऐसे गई, ऐसे फैली, सीधे जाते हुए ऐसे फैल के जा सकती है, इसको पकड़ सकती है। तो ये ग्राउंड के पैरेलल ऐसा जाती है और इसको पकड़ती है। इसमें दोनों में कनेक्शन हो गया। अब ये जो मेथड है, चूंकि ये ग्राउंड के पैरेलल जाने वाला मेथड है, ग्राउंड के साथ साथ जाता है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। इसका नाम हमने रख दिया ग्राउंड वेव। एंटीना टू एंटीना, और ये इसके पैरेलल जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा बन के गया। ओके, अब
इसमें ये माइनस ये अर्थ के पास पड़ता है, ये एंटीना की हाइट है। जैसे हमारे हाथ में ट्रांसमीटर है तो हमारा हाथ जमीन से 5-6 फुट ऊपर है, ये उसकी हाइट है। कार की छत पे एंटीना है तो उसकी हाइट है, तो ये उसकी हाइट होती है और इस तरह से वेव्स इसमें चलती हैं। तो ये जो माइनस है ये माइनस अर्थ के बहुत पास होता है। अगर ये माइनस अर्थ के पास होता है तो ये उसमें इंडक्शन करता है। इंडक्शन का फिनोमेना हमने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव फील्ड पॉजिटिव फील्ड बनाएगा, ये नेगेटिव फील्ड सामने अपने यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड बनाता है, ये भी पॉजिटिव फील्ड बनता है और बीच में क्या बनेगा नेगेटिव फील्ड। तो यहाँ पर वीक नेगेटिव फील्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड यहाँ भी बनते हैं। अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमको कैसा बनेगा, वो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। तो जिस समय ग्राउंड वेव सरफेस के ऊपर चलती है उस समय इंडक्शन के कारण एक वेव उसके पैरेलल नीचे अर्थ में भी चलती है। ओके, इंडक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड वेव। इस इंड्यूस्ड वेव का एक इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, जगह जगह पर देखिए इसका माइनस और इसका प्लस ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं आपस में, माइनस और प्लस आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। अगर ये शॉर्ट होते हैं तो ये वाली पर्टिकुलर वेव डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहां से 1 लाख वेव निकली है, यहां पर 1000 शॉर्ट हो गई, यहाँ 1000 शॉर्ट हो गई, यहाँ 1000 शॉर्ट हो गई। तो अगर 1 लाख में से ऐसे हजार शॉर्ट होती जाएंगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम होती जाएंगी, नंबर ऑफ वेव्स कम होती जाएंगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, ऐसा मान सकते हैं, या नंबर ऑफ वेव्स कम होती जाएंगी, ऐसा मान सकते हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद हम क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और वेव की स्ट्रेंथ के खत्म होने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, अटेन्यूएशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अटेन्यूएशन इज हाई। तो इसका अटेन्यूएशन हाई होता है और ये वीक हो जाती है। अच्छा, ये हो गया। अब ये ग्राउंड के साथ साथ चलती है इसलिए इसमें अटेन्यूएशन ऐसा होता है और ये वीक हो जाती है। तो अगर ये वीक हो जाएंगी जल्दी ही तो रिजल्ट ये होगा कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जाती, ज्यादा दूर तक नहीं जाती। तो वी कैन राइट रेंज इज शॉर्ट। रेंज इज शॉर्ट। अगर हम ये चाहते हैं कि ये ज्यादा दूर तक जाए और हम इसको ज्यादा पावर दे दें, अगर ज्यादा पावर देने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पावर किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी इसकी पावर इंक्रीज हो गई। लेकिन जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका अटेन्यूएशन और ज्यादा हो गया। अटेन्यूएशन ज्यादा क्यों हो गया, देखिए यहां पर हमने हाई फ्रीक्वेंसी भेजी तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसको यहां पर इंडक्शन हुआ, शॉर्ट होने के चांसेस है। यहां पर हम देखते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चांसेस हैं इसको शॉर्ट होने के और डिक्रीज होने के, अटेन्यूएट होने के। तो कौन सी ज्यादा अटेन्यूएट होगी, द वन विद हायर फ्रीक्वेंसी। हम हायर फ्रीक्वेंसी क्यों देना चाहते हैं, बिकॉज इट हैज हायर पावर। लेकिन जो मेथड हमने लगाया है कि अर्थ के साथ साथ उसको जाना है, उस मेथड में उसका अटेन्यूएशन ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम इस मेथड से भेजते हैं ग्राउंड के पैरेलल वाले मेथड से, तो हाई फ्रीक्वेंसी में हमको लॉस होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी वैसे आकाश में जाती 100 किलोमीटर तक, अर्थ के पैरेलल भेजेंगे तो 50 किलोमीटर जाके खत्म हो जाती है।
क्यों? अटेन्यूएशन इज हाई, अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा होता है। सो हायर फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएट्स फास्टर। अटेन्यूएट फास्टर, ये इसके फीचर होते हैं। ये चलती कैसे है? तो इसके चलने के फीचर हमने लिखे। दिस प्रोपेगेट्स पैरेलल टू ग्राउंड, ये होती है। अच्छा, इसके जो, तो हमको फ्रीक्वेंसी कैसी रखनी चाहिए? ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करना चाहिए? लो की हाई? लो। अच्छा, हमको लो आसान है या हाई आसान है? तो आंसर है हमको लो फ्रीक्वेंसी आसान होती है, क्योंकि उसके इक्विपमेंट सस्ते बनते हैं, इजीली बनते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड और चीपर। हम लोग भी जो अपना प्रैक्टिस करने के लिए अगर ट्रांसमीटर बनाएंगे तो हम बना सकते हैं एलसी सर्किट से, और उस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी इसके रेंज में आएगी। तो इसके जो ट्रांसमीटर होते हैं दोज आर लो फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमीटर्स अप टू, ये कुछ किलोहर्ट्ज से लेके अप टू few megahertz. Few megahertz means 3-4, बस इतने तक ही ये काम कर सकता है। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से क्या हो जाएगा? अटेन्यूएशन विल बी हाई, और ये हमारे यूज का नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। अच्छा, तो ये तीन उसके बेनिफिट्स हैं, ये तीनों। तीसरा क्या है? तीसरा एक बड़ा स्पेशल फीचर है। हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में देखिए, ये अगर एक रेस्ट्रिक्शन है, यहां से जो वेव्स आती हैं लाइट की, यहां पर हमने देखा ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे आकर ये सेंट्रल मिनिमा बनता है। इतना बड़ा सेंट्रल मिनिमा बनता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मुड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक फीचर होता है कि रास्ते में कोई भी रेस्ट्रिक्शन आता है तो ये मुड़ सकती है। अगर ये मुड़ सकती हैं तो देखिए, ये हमारे पास एक एंटीना है, ये हमारे पास दूसरा एंटीना है, और ये बीच में दीवार है ये। तो इसमें आमने से इधर वेव्स डायरेक्ट नहीं जा सकती। आई साइड की लाइन में ये नहीं है। अगर ये लाइन ऑफ आई साइड में नहीं है तो यहां से क्या यहां वेव्स जाएंगी? तो आंसर है कि छोटी वेव्स होगी तो जाएंगी। छोटी वेव्स मतलब सॉरी लॉन्ग वेव्स होगी तो जाएंगी, लेस फ्रीक्वेंसी वाली। क्यों? क्योंकि यहां से ये जो वेव्स ऐसे जाएंगी इस डायरेक्शन में, इनका फीचर क्या होता है? मुड़ना। तो ये यहां से ऐसे जाकर ऐसा मुड़ती है तो यहां पहुंच जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट दिस कैन क्रॉस ओवर द हाई बिल्डिंग्स एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस। तो ये वाली जो वेव्स होती हैं ये हाई बिल्डिंग्स को पार कर सकती हैं, रेस्ट्रिक्शन को पार कर सकती हैं, क्योंकि मुड़ने की ताकत इनमें काफी ज्यादा होती है। ये जो मुड़ने की ताकत है, ये जो एंगल थीटा बनता है, इस थीटा के लिए हमने बनाया हुआ था लैम्डा अपॉन डी या लैम्डा अपॉन ए। ए इज द ओपनिंग, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड थीटा इज दिस वैल्यू। ये थीटा का हमारा फॉर्मूला था इसमें। अब आप देखिए ये एंगल किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा पर, वेवलेंथ पर। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा ये मुड़ सकेगी। ज्यादा वेवलेंथ यानी लेस फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ताकि अटेन्यूएशन कम हो। लो फ्रीक्वेंसी का एक बेनिफिट हमको क्या मिल जाता है कि उसकी बेंडिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। बेंडिंग पावर ज्यादा होने से क्या होता है? देखिए कि अगर यहाँ पर दो एंटीना है और उसके बीच में एक बिल्डिंग है,
ये यहाँ पर 2 एंटीना है और इसके बीच में ये एक बिल्डिंग है इतनी बड़ी, तो यहाँ से ये वेव्स ऐसे जाएंगी और यहाँ से इधर भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी और ऐसे भी जाएंगी। तो यहाँ पर इस एंटीना को ये कैच कर लेती है। तो इसका ये है, इट कैन जंप ओवर दी हाई रेस्ट्रिक्शंस। दूसरी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। अगर ये वेवलेंथ छोटी हो गई तो इसका मुड़ने का एंगल भी छोटा हो जाएगा, तो वो यहां से ऐसे जाएगी तो बस इतना ही मुड़ेगी, इतना नहीं मुड़ेगी। तो अगर हमको ज्यादा मुड़ने वाली चाहिए तो कैसी फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए? लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ। वो अगर इधर बाहर से वेव आ रही है, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है 500, तो मेरी आवाज यहां से जाएगी, उस दरवाजे से ऐसे चली जाएगी, उधर से ऐसे मुड़ जाएगी। अगर उधर से सर बढ़ा रहे हैं उनकी आवाज ऐसे भी जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है, फिर यहां से ऐसे मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी उसकी मुड़ने की ताकत हो जाती है। तो ये उस तरह से मुड़ सकती है एंड इट कैन क्रॉस ओवर रेस्ट्रिक्शंस, क्रॉस ओवर हाई रेस्ट्रिक्शंस। ये ऊंचे रेस्ट्रिक्शन को भी क्रॉस कर सकती है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स यानी फीचर होते हैं ये। और इसके मशीनरी इज चीपर। तो देखिए ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैसी जाएगी ये? हम यूज किसके लिए करेंगे? इधर देखिए किसके लिए यूज करेंगे? फ्रॉम फ्यू किलोहर्ट्ज टू 3-4 मेगाहर्ट्ज तक के लिए इसको यूज करेंगे। इसका मेथड क्या है जाने का? दिस गोज पैरेलल टू द ग्राउंड। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये दोनों इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये दोनों इसके फीचर्स हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन कहां यूज करना है? तो यहां यूज करना है। और ये इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है, attenuation is high, range is short and higher frequency attenuate very fast। ये 3 डिसएडवांटेज, ये 2 एडवांटेज और ये 2 इसके कैरेक्टरिस्टिक। एक इसका मेथड बताता है कि ये पैरेलल जाएगा और दूसरा ये बताता है कि इस रेंज में हमको यूज करना है। ये इसका डायग्राम ये बताता है किस तरह से जाते हैं। एक इंड्यूस्ड वेव, मिरर वेव इसकी बनती है और मिरर वेव के कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये अटेन्यूएट होते जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अब अगर हम ज्यादा पावर वाली वेव को भेजना चाहते हैं, 2 चीजें, एक तो ज्यादा पावर भेजना चाहते हैं, दूसरा ज्यादा दूर भेजना चाहते हैं। ये तो ज्यादा दूर जाती नहीं है, किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत, बस उसके बाद अर्थ का कर्वेचर भी बीच में आ जाता है, उतनी ज्यादा वो मुड़ नहीं पाती है, अटेन्यूएट हो जाती है तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इसका रेंज बहुत शॉर्ट है। अब हमारा अगला पर्पस है कि हम लॉन्गर रेंज यूज करना चाहते हैं। ट्रांसमीटर दूर दूर है, एक ट्रांसमीटर यहाँ है, दूसरा 100 किलोमीटर पर है। यहाँ का हमारा ट्रांसमीटर, वहाँ रिसीवर 100 किलोमीटर पे, तो 100 किलोमीटर तक ये वेव नहीं जाएगी। 100 किलोमीटर के लिए ज्यादा पावर के लिए हमको फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा देनी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी है तो वो वेव मुड़ेगी भी नहीं और उसका अटेन्यूएशन भी ज्यादा हो जाएगा। अटेन्यूएशन ज्यादा हो जाएगा, मुड़ेगी नहीं। इसलिए दिस इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, इट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट रेंज, इट इज सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर अब हमको दूर भेजना है तो हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन में 2 एंटीना के बीच ये
ऐसे डायरेक्ट यहाँ से निकली हुई वेव यहाँ ना पहुंच के वो वेव पहले स्काई में जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे एंटीना में जाती है। तो जब स्काई में जाकर दूसरे एंटीना में जाएगी तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए इस तरह से बढ़ स्काई वेव प्रोपेगेशन में जो हमारा मेथड है वो ये होता है, ये अर्थ है, यहाँ पर एक एंटीना हमने लगाया ट्रांसमिटिंग के लिए, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना टी, यहाँ से हम वेव्स को भेजते हैं। ये एंटीना एक्चुअली डिश एंटीना टाइप रहता है, सो वी कैन मेक इट दिस वे, डिश एंटीना। इसमें से जो वेव्स निकल कर जाती हैं उसको फेस करते हैं हम टुवर्ड्स स्काई। तो टुवर्ड्स स्काई ये इसका रास्ता बनता है, ये यहां से स्काई से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मेथड इसका होता है। और फिर वापस जब मुड़ती हैं तो ये अर्थ पे कहीं ना कहीं जाकर फिर से स्ट्राइक करती है, और यहां पर जो भी एंटीनास रहेंगे, दिस इज ब्रॉडकास्ट, यहां पर जो भी एंटीना रहेंगे इस एरिया में वो सब इसको रिसीव कर लेंगे। तो ये ऐसे जाते जाते फैलती भी है, तो इसमें काफी बड़ा रेंज इसमें ऐसे आ जाता है। ये वाला रेंज, इस पूरे रेंज में, जिसमें भी 1000 किलोमीटर, जिसमें भी 500 किलोमीटर, इस पूरे रेंज में ये वेव कैच की जा सकती हैं, ट्यून की जा सकती हैं। अब बिकॉज इट गोज टू क्वाइट ए हाई, और इतना ऊपर जाकर उड़कर आती है, तो ये वाला रेंज कैसा हो जाएगा, दिस विल बी वेरी लार्ज रेंज। तो ये थाउजेंड्स किलोमीटर में हो जाता है, 1000, 2000, 3000, डिपेंडिंग कि हमने इसका एंगल कितना रखा। जितना बड़ा एंगल हम इसका रखेंगे वो उतनी दूर चली जाएगी। तो इस मेथड में हमको बेनिफिट क्या होता है? इस मेथड में दो बेनिफिट, एक हमने रेंज बढ़ा दिया जो कि उसमें प्रॉब्लम था ग्राउंड वेव्स में, दूसरा इसमें चूंकि ये ग्राउंड के साथ साथ नहीं चल रही है इसलिए इसमें इंड्यूस्ड वेव्स नहीं बनेंगी, इंड्यूस्ड वेव नहीं बनेंगी, अटेन्यूएशन नहीं होगा, इसलिए ये वीक भी नहीं होती। वो वीक क्यों हो रही थी? अटेन्यूएशन हो रहा था क्योंकि ग्राउंड में मिरर वेव्स बन रही थी उससे। तो इस तरह से ये इस ऐसे जाएंगे। सो दिस इज नोन एज स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव, तो ये स्काई वेव प्रोपेगेशन में बेनिफिट हमको क्या हुए? बेनिफिट रेंज हायर, रेंज लार्जर, ये है रेंज, और दूसरा अटेन्युएशन लेस। क्यों लेस होगा? बिकॉज देयर आर नो मिरर वेव्स। नो मिरर वेव्स इन अर्थ, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो ये ज्यादा दूर तक चली जाएंगी। ये हमको इसके दो बेनिफिट होते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है, therefore we can use higher frequency, higher frequency। हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? हायर फ्रीक्वेंसी में हमको पावर ज्यादा मिलती है, ज्यादा पावर मिलने से उसका रेंज बढ़ जाएगा, बैंडविड्थ हमको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा सिग्नल भेज सकेंगे, इसलिए लार्जर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। बेटर पावर एंड बैंडविड्थ, बेटर पावर एंड बैंडविड्थ, ये हमको इसके बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, ये ऊपर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है स्पेस के साथ, वो अभी पढ़ते हैं। ये इसके बेनिफिट हुए।
अब इसमें हमको 2-3 चीजें और पढ़नी है मेनली कि ये होता कैसे है, ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या यहाँ मिरर लगा है? तो देखिए रिफ्लेक्शन 2 तरह से होते हैं, एक होता है मिरर के साथ रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन जब कोई वेव डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है तो इंटरफेस पर वो स्लिप होके उल्टी हो जाती है, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कैटेगरी का रिफ्लेक्शन है। दीज आर गोइंग फ्रॉम ए हाई डेंसिटी एरिया एंड गोज टू लोअर डेंसिटी। लेकिन ये उस तरह का भी नहीं है, नेचर वही है, उसका नेचर वही है, इसलिए इसके लॉसेस कम होते हैं। लेकिन बेसिकली ये पलटता क्यों है? इसके पलटने का रीजन है कि यहां पर आयंस रहते हैं नेगेटिव चार्जेस, वो नेगेटिव चार्जेस अपना फील्ड बनाकर रखते हैं और उनके कारण इसमें रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये इस लेयर के कारण होता है। ओके, यहां पर कौन सी लेयर होती है जो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है? तो हम कहते हैं यहां पर एक नेगेटिव आयंस की आयोनाइजेशन लेयर होती है। ओके, तो यहां पर जो स्काई रहता है उस स्काई को हम लोग अलग से स्टडी करते हैं कि उसमें स्काई की हाइट के अनुसार उसमें अलग अलग लेयर्स बनती हैं। तो देखिए वो स्काई की हाइट में किस तरह की लेयर्स बनती हैं। अर्थ के ऊपर हाइट में ये जो अलग अलग लेयर्स बन रही हैं, यहाँ पर देखिए इन लेयर्स को हमने एक नॉमेनक्लेचर दिया। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर पहले होता है, उसके बाद मेसोस्फीयर होता है, उसके बाद गर्म वाला थर्मोस्फीयर होता है। हमारी इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में ऊपर स्काई से जब सनरेज आती हैं ऐसे, यहाँ पर गैस के एटम्स मिलते हैं, गैस के एटम्स को स्ट्राइक करती हैं और उसके फोटॉन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटम थ्योरी में। फोटॉन्स उसको स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो निकल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसके पास चार्जेस कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस। तो उस एरिया में जो पार्टिकल मिलेंगे दोज विल बी चार्ज्ड पार्टिकल्स, दोज विल बी आयंस। तो यहां से जब आकर ये यहां टकराते हैं तो यहां पर आयंस बन जाते हैं। यहां पर डेंसिटी ऑफ एटम्स बहुत कम होती है बिकॉज द हाइट इज वेरी लार्ज। यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा, फिर एयर की डेंसिटी कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए ये टकराकर जो आयंस बनते हैं उनकी डेंसिटी भी बहुत कम। वो डेंसिटी बहुत कम होती है तो ये रेस और नीचे तक आ जाती हैं। यहाँ पर ज्यादा डेंसिटी मिलती है तो ये आकर इसको हिट करती हैं, यहाँ ज्यादा पार्टिकल्स इसको मिलते हैं तो यहाँ पर आयंस ज्यादा बनते हैं। तो ऊपर आयंस की डेंसिटी कम, यहाँ पर आयंस की डेंसिटी ज्यादा, यहाँ आयंस की डेंसिटी ज्यादा, इधर आते हैं तो आयंस की डेंसिटी फिर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ऐसे सारे फोटॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत होती है वो सारे यहाँ कंज्यूम हो गए, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया। अब इसमें बहुत कम फोटॉन ऐसे बचते हैं जो कि हिट करके आयोनाइज कर सकेंगे, वो यहाँ करते हैं, लेकिन ये लेयर भी अब इसमें आयोनाइजेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, चेक किया कि इस हाइट से लेके इस हाइट तक, ये सारी हाइट तक हमको यहां तक ये पूरा हमको आयनोस्फीयर मिलता है। ये जो पूरा लेयर है इसको हम कहेंगे आयनोस्फीयर। ये आयनोस्फीयर है और ये उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। लेयर्स हमने किस हिसाब से बांटी? आयोनाइजेशन की जो डेंसिटी है, आयोनाइजेशन कम, फिर ज्यादा, ज्यादा और कम और कम। तो इधर दोनों तरफ से आयोनाइजेशन कम होगा, बीच का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। रीजन आई हैव एक्सप्लेन इस तरह से। अब ये आयोनाइजेशन
कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इनकी ये आयोनाइज्ड लेयर में एंटर करेंगी तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर इनकी पावर ज्यादा रहेगी तो ये क्या करेंगी, यहां से हमने भेजा, ये ऐसे गई और ऐसे आई। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये फ्रीक्वेंसी F1 थी, फिर F2 फ्रीक्वेंसी भेजी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, वो यहां तक गई, यहां पर इसका रेंज ये बना R1 और इसका रेंज ये बना R2। अगर हमने और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, ये ऐसे यहां, अगर हमने और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी तो उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। और अब देखिए क्या होगा, उसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई कि वो ऐसे गई, इसको पंक्चर कर दिया, इसको पंक्चर कर दिया, इसको पंक्चर कर दिया, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, इसको पंक्चर कर दिया और चली गई, वापस आई ही नहीं। क्यों? उसके पास इतनी पावर थी। पावर क्यों थी? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा कर दी थी। तो हमारा जो स्काई है, हमारा जो आयोनोस्फीयर है, एक लिमिट तक की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी है 40 मेगाहर्ट्ज। इसका ये मतलब है कि हमको स्काई वेव प्रोपिगेशन से किस फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स को हम देख सकते हैं, 40 मेगाहर्ट्ज। उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन निकल जाता है, सो वी यूजुअली कीप द लिमिट 30, सो अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज। और शुरू कहां से किया था? जब ग्राउंड वेव खत्म किया था 3-4 मेगाहर्ट्ज। तो अब बताइए, अगर हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज की वेव्स को भेजना है तो किस मेथड से भेजेंगे? स्काई वेव प्रोपेगेशन से। 15 को स्काई वेव प्रोपेगेशन से, 20 को स्काई वेव प्रोपेगेशन से। लेकिन अगर हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज है तो किलो वाली सब ग्राउंड वेव से जाएंगी। मेगा हो जाएगा तो 3-4 मेगा से ज्यादा हुआ तो स्काई वेव से जाएंगी। कब तक? 40 मेगाहर्ट्ज। तो ये इस तरह से बनेगा। दूसरा एक चीज और हमको इसमें समझ में आती है कि अगर हम इसका एंगल छोटा रखेंगे तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, और इसी का एंगल ज्यादा कर देंगे तो ऐसे आएगी, और बड़ा एंगल कर देंगे तो और दूर चली जाएगी। तो एक ही स्टेशन से अलग अलग एंगल करके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी करके, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऊपर तक पंक्चर करके जाएगी, ऊपर वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए ये F1, F2, F3, so F3 is larger than F2 is larger than F1, और इनके रेंज बढ़ते चले जाएंगे। So फिर से, how can we increase the range in sky wave propagation? आंसर क्या होगा? By changing the angle and by increasing the frequency। ये दो चीजों से नोट कर लीजिए। Range increase by increasing angle of propagation by increasing frequency। इन दोनों को यूज करके हम इसका रेंज अलग अलग कर सकते हैं। और अगर हमको मालूम है कि एक रेंज में ये इतना कवर करता है, इतना अर्थ कवर करता है, इसके बाद हमारा ब्रॉडकास्ट नहीं सुना जा रहा है, तो हम अगली फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा बनाते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट यहाँ सुनाई पड़ता है, और एक फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर लगाते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट यहाँ सुनाई पड़ता है। ये सब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज किसी एक जगह पर ज्यादा अच्छी सुनाई पड़ती है, यहाँ कम सुनाई पड़ेगी, यहाँ कम सुनाई पड़ेगी, यहाँ ज्यादा अच्छी सुनाई पड़ेगी। इस तरह से इसका रिसेप्शन अलग अलग रेंज के लिए होता है। लेकिन ये वाला जो रेंज है, दिस इज क्वाइट ए लार्ज रेंज, ये हमको काफी बड़ी जगह मिल जाती है, तो इस तरह से हम इससे दूर भेज सकते हैं। ओके, तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में फिर से हम शुरू करते हैं। पहले इसके फीचर्स क्या हैं? स्काई वेव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं?
when the wave is reflected by the ionosphere। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सा होता है? 3-4 मेगाहर्ट्ज से 30-40 मेगाहर्ट्ज। मेथड क्या होता है? रिफ्लेक्शन बाय आइनोस्फीयर। रेंज, इट इज ए लार्ज रेंज। फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले ही पढ़ चुके। बेनिफिट क्या है? वी यूज क्वाइट ए लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज 3-4 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज। ये लार्जर फ्रीक्वेंसीज हैं। हायर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, पावर इज हायर, रेंज इज हायर। ये दोनों चीजें हमको ज्यादा मिलती। सो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन ये काफी दिनों तक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी के काम करने लगे। जैसे हमारी यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा यूज बढ़ने से हमारी रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी की बहुत बढ़ गई। अलग अलग बैंडविड्थ एजुकेशन में हम उस पर काम करने लगे, डिफेंस में इसको यूज करने लगे, रेडियो में इसको यूज करने लगे और मोबाइल टेलीफोन्स में भी यूज करने लगे। तो ये सब के लिए ये इतनी फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज, इट इज हार्डली 30 मेगाहर्ट्ज। तो ये रेंज इतना छोटा था कि इसमें हम बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं कर पाते थे। तो अब हमारी मशीनें बढ़ने लगी, डिवाइसेस बढ़ने लगी, तो हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करने लगे। जब हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई कि हायर फ्रीक्वेंसी यूज करने से वो स्काई वेव मेथड से रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको पंक्चर करके चली जाती। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पावर, उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने से ये पेनिट्रेट करके, आयोनाइजेशन को पेनिट्रेट करके ऊपर चले जाते थे, तो इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने एक तीसरा मेथड शुरू किया विच इज सुटेबल फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, हायर देन 40 मेगाहर्ट्ज। ये मेथड था स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको कहां जाना है, स्पेस में जाना है, स्काई के और ऊपर। चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसको आयोनाइजेशन लेयर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो ये अर्थ के ऊपर यहां से हमने इसको भेजा, तो ये जो आयोनाइजेशन लेयर है ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये ऐसे चलेगी। अब ये यहां पर स्पेस है, स्पेस में तो चलती ही चली जाएगी, इट इज लॉस्ट। तो साथ ही साथ हमने एक दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप की, दैट वाज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक ही पोजीशन पर रहते हैं। अर्थ भी घूमती है, वो भी उसके साथ घूमते हैं। यहां पर अगर अर्थ है तो यहां सैटेलाइट है, और दोनों ऐसे ही इकट्ठे घूमेंगे, एक लाइन में ही रहेंगे ऐसे। इसलिए वो जो सैटेलाइट है उसकी जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन का यहां से निशाना लेके, एंगल लेके, यहां से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी। ये वेव जब यहां पहुंचेगी तो इसे टकरा जाएगी, और टकराने से रिफ्लेक्शन होकर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे अर्थ पर नीचे आ जाएगी। लेकिन यहां ये अपने आप नहीं आ पाती है, और भी इनमें बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अगर एक है तो इन दोनों में रेजोनेंस होगा। ओके, रेजोनेंस के कारण उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरा, ये बहुत वीक हो जाती है। तो हमने ना इसी सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव किया। इंप्रूव किस तरह से किया? सैटेलाइट यूज किया। इस सैटेलाइट में हमने रिपीटर जैसा काम किया। इस सैटेलाइट में क्या क्या फंक्शन लगाया? एक रिसीवर लगाया, वो इसको रिसीव करेगा, फिर ये उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी उसको पावर देगा, और एम्पलीफाई करके ये उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करके ये उसको फिर ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसमिट टुवर्ड्स अर्थ। ये ट्रांसमिट टुवर्ड्स अर्थ कर देगा ऐसे।
अब देखिए ये वाला डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर है। इतना ऊपर जाकर जब ये वापस आएगा तो यहां से जब ये ट्रांसमिट करेगा तो ऐसा ट्रांसमिट करता है, ऐसा ट्रांसमिट करता है, ऐसा करता है, ये यहां और इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। ये ऐसा हमने लगाया तो इतनी बड़ी अर्थ को ये सिग्नल देता है। दिस इज द लार्जेस्ट रेंज वन कैन कवर। स्काई वेव से हम ये नहीं कर सकते थे, वो एक स्पॉट में जाकर ही फैलती है, और ग्राउंड वेव तो एकदम छूट गया। तो इतना बड़ा रेंज ये कवर कर सकता है। तो इस तरह से ये वाला जो होता है, यहां से हम इसको ऊपर भेजते हैं, इन दोनों में लिंक स्टैब्लिश हो गया और यहां से जो सिग्नल ऊपर जाएगा, इस लिंक को भेजने को हम कहते हैं अपलिंकिंग। और यहां से जब हम अपना रिसीवर इससे कनेक्ट करते हैं, ये वाली वेव जाके इससे कनेक्ट होती है। दिस कनेक्शन इज नोन एज डाउन लिंक। तो अपलिंकिंग इज वन प्रोसेस, डाउन लिंकिंग इज अनदर प्रोसेस, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। ठीक है, इस तरह से ये जो मेथड होता है, दिस इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसी स्पेस वेव प्रोपेगेशन से हम ग्लोबल सिस्टम बना सकते हैं, जीपीएस सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे एक से ज्यादा सैटेलाइट हमने छोड़े, अर्थ के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट, एक यहां, एक यहां। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं, और तीनों अर्थ पर भी सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये अर्थ पर सिग्नल भेजता है ऐसे, यहां से लेके यहां तक। ये अर्थ पर सिग्नल भेजता है यहां से लेके और ये यहां तक। इस तरह से ये तीनों अर्थ को सिग्नल भेजते हैं। तो आप देखते हैं पूरी अर्थ पर सिग्नल पहुंच रहे हैं, या इससे पहुंचेंगे, या इससे पहुंचेंगे, या इससे पहुंचेंगे। तो यहां से कोई एक जगह पर कोई इवेंट चल रहा है, उस इवेंट को हमने लाइव यहां पर भेजा, इसने यहां भेजा, यहां भेजा, और तीनों ने इकट्ठे उसको अर्थ पर बीम करना शुरू किया। तो उस इवेंट को कौन देख सकता है? पूरी अर्थ के लोग देख सकते हैं उसको। दिस इज ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग। और इसी तरह से ग्लोबल पोजीशनिंग भी होती है कि इसकी पोजीशन को ये रिकॉर्ड करता है और हर जगह इसकी लोकेशन को ट्रांसमिट करता है। ग्लोबल पोजीशनिंग वो अलग चीज, ये इसी से ही मिली हुई चीज है, बट वी कैन लर्न इट सेपरेटली। तो ये इस तरह से दिस इज ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। ये उसका सिस्टम है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट का। तो ये कौन सा हो गया? स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, इसमें वेव्स कैसी चली हैं? तो ये लाइन ऑफ साइट पर जाती हैं डायरेक्ट, यहां से यहां, ऐसे सीधी। ये जो मेथड है, इसमें हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं? आंसर है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि न तो ये ग्राउंड के साथ वीक हो रही है, अटेन्युएट हो रही है, और न ही ये स्काई वेव जैसा इनको प्रॉब्लम है कि रिफ्लेक्ट होना है तो फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होके पंक्चर हो जाएगी। यहां तो हम चाहते हैं पंक्चर कर दे, इसलिए हाई और ज्यादा है, तो हम जितनी ज्यादा हाई चाहे इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमको इनफिनिट रेंज मिल जाता है, इसलिए इनफिनिट रेंज में हम इसको यूज करते हैं, पूरे रेंज में इसको यूज करते हैं। और सब तरह के प्रोपेगेशन आजकल हमने स्पेस वेव से कर दिए हैं। तो हमारे घर के ऊपर जो डिश एंटीना लगा है वो इसको रिसीव करता है। ठीक है, ऐसे टेलीफोन भी आजकल आ गए हैं, ग्लोबल टेलीफोन,
जो इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और डायरेक्ट इसके सैटेलाइट के साथ कनेक्शन है, दैट इज सैटेलाइट फोन्स। लेकिन हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं उनका सैटेलाइट के साथ कनेक्शन नहीं है। उसका किसके साथ कनेक्शन है? उसका टावर के साथ कनेक्शन है। वो प्रोपेगेशन कौन सा प्रोपेगेशन है? तो उसको याद रखिए कि वो प्रोपेगेशन ग्राउंड वेव नहीं है, स्काई वेव नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। तो फिर वो कौन सा है? तो आंसर है उसने फ्रीक्वेंसी ये वाली यूज की है, मेथड ये वाला यूज किया है, पर सैटेलाइट यूज नहीं किया है। उसको देखिए, उसको हम बोलेंगे सरफेस प्रोपेगेशन, बट दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। ये लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कैसा होता है? तो देखिए, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर और यहां पर ट्रांसमीटर रिसीवर, यहां से वेव्स ऐसे सीधे आती हैं। तो ये जब ऐसे स्ट्रेट आती हैं तो यहां के एंटीना पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ये एंटीना दिखता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। कोई बिल्डिंग यहां है, कोई पेड़ यहां है, कोई यहां है, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, इसको दिखेगा। ओके, तो यहां पर हम भेजते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम ऐसा करते हैं? तो लो फ्रीक्वेंसी शुरू में हमने पढ़ा वो ऐसा फैल सकती है, फैलती है, फैलेगी तो उसकी एनर्जी भी फैलेगी। हाई फ्रीक्वेंसी कम फैलेगी, जितनी हाई होगी उतनी कम फैलेगी। अल्ट्रा हाई होगी, बहुत हाई होगी तो बिल्कुल नहीं फैलेगी। कैसे जाएगी? गोली जैसे जाएगी। अच्छा, अगर इसके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया, ये इसके बीच में ये बिल्डिंग ऐसे आ गई, अगर ये बिल्डिंग आ गई तो ये इतना भी नहीं फैलेगी कि ऐसे चली जाए, नहीं फैलेगी, क्योंकि ये कैसे जाती है? स्ट्रेट। तो ये इसके कारण रुक जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम होता है इसमें, लेकिन इस प्रॉब्लम को छोड़ दें तो हम ऐसा इंतजाम कर दें कि ये प्रॉब्लम अगर ना हो, तो ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत अच्छी होती है और छोटी सी बैंडविड्थ में भी हमारा पूरा मैसेज चला जाता है। इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इसमें इस बैंडविड्थ में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आएगा और हाई पावर इसमें भेज सकते हैं। तो ये क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। और इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी हम यूज करते हैं? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी यूज फॉर ग्राउंड वेव, which cannot be used for sky wave, which can be used only for space wave। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की वेव की कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है कि ये सीधा जाएगी हाई पावर लेके, बीच में कुछ आया रुक जाएगी, ठीक है, और जाएगी तो बहुत ज्यादा सिग्नल, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ लेके पर जाएगी स्ट्रेट। तो इसको हम मोबाइल्स में भी यूज करते हैं और जो हमारे लोकल टीवी स्टेशन हैं जिनको बैंडविड्थ काफी ज्यादा चाहिए वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें वीडियो सिग्नल भी आता है और साउंड सिग्नल भी आता है, वो भी इसको यूज करते हैं। तो इसको जब लोकल स्टेशन यूज करते हैं तो किस तरह से यूज करते हैं? देखिए, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन को वो दो एंटीना ऐसे लगाते हैं, ये अर्थ है, इन्होंने यहाँ एक एंटीना लगाया जिसकी हाइट h1 है, यहाँ एक एंटीना लगाया जिसकी हाइट h2 है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ अगर लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होना है ये, तो ये अर्थ से टकरा गया। अगर ये अर्थ से टकरा गया तो ये लाइन ऑफ साइट ये यहाँ नहीं पहुंचेगी, बात नहीं हो सकती है। तो क्या करना होगा? दोनों को अपनी हाइट एडजस्ट करनी होगी। हाइट इस तरह से एडजस्ट करनी होगी, इसकी हाइट इतनी और इसकी हाइट इतनी। अब यहां से ये ऐसे निकला और यहां पहुंच गया, यानी ये वाला डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है
कि इनकी हाइट कितनी होगी। अगर हमारा डिस्टेंस इतना सा होता, जैसे अगर ये डिस्टेंस छोटा है तो हम एंटीना भी छोटे छोटे लगाएंगे, ये इतने इतने एंटीना लगाए और यहां से ये सिग्नल पहुंच गया बिना अर्थ को टच किए। तो अगर हम रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको एंटीना की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ आ गई बात, ताकि ये बीच में टच मत हो। अब ये हाइट कितनी होनी चाहिए इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो अर्थ है, इस अर्थ का कुछ रेडियस होगा r, ये इसका रेडियस है r, इसकी हाइट है h। हम ये निकालना चाहते हैं कि ये जो यहां से वेव्स जा रही हैं, ये एंटीना की हाइट इतनी है कि ये जस्ट इससे टच होकर जा रही है, ये इस तरह से। ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां या यहां से यहां, ये करीब करीब बराबर ही होता है, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल। इसको हम कहेंगे रेंज। यहां से हमने इसको ऐसा मिला दिया, तो ये डिस्टेंस बराबर है, लेट्स कॉल इट रेंज। कि इसकी वेव्स यहां तक जा रही हैं। देखिए इसकी वेव यहां नहीं जा रही। अगर हमारा घर यहां पर है तो क्या हम इसकी वेव्स पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। हमारा घर यहां पर है तो पकड़ लेंगे, यहां 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 हर जगह हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, पर यहां नहीं पकड़ सकते। इसलिए इसका रेंज कहां तक हो गया? यहां तक। और ये रहा रेंज और ये रहा इसकी हाइट। तो हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ r है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, सॉरी रेडियस r। इस रेंज के लिए हम लोग कोई और शब्द यूज करते हैं, लेट अस कॉल इट स्मॉल r, रेंज। ओके, या डिस्टेंस यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस अप टू विच वी विल रिसीव द सिग्नल्स। ओके, अब यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वेशन क्या बना? दैट इज एक्सप्रेशन फॉर रेंज r plus h square is equal to d square plus r square। ये ठीक है। सो यहां से हमने बनाया r square plus 2rh plus h square is equal to d square plus r square। r square is cancelled, h square को हमने नेग्लेक्ट कर दिया because h is very small compared to r। So h square neglected, being very small, compared to r। तो ये क्या बचा? 2rh is equal to d square, और d is equal to root 2rh। ये क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द एंटीना। ये तो कांस्टेंट है, 2 और r दोनों कांस्टेंट है, तो d किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द एंटीना, रूट h। ठीक। तो इस तरह से जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब इसकी अगर हाइट h1 है, h1, तो ये कितनी दूर तक कनेक्ट कर सकता है? d1 तक। तो d1 कितना हुआ? √2rh1। इसकी हाइट h2 है, ये d2 तक कनेक्ट कर सकता है, तो d2 किसके बराबर हुआ? √2rh2। अब ये दोनों हमारे एंटीनास हैं, इसको अगर और दूर कर देंगे तो ये रिसीव नहीं करेगा। तो दूर से दूर हम इसको कितना रख सकते हैं? द मैक्सिमम डिस्टेंस इज
maximum distance is d1 plus d2. d1 plus d2 is equal to ये √2 RH1 plus √2 RH2. This is the distance between two repeater stations. Distance between two antennas of repeater stations. ठीक है, तो एक एंटीना के लिए आप फॉर्मूला H वाला याद रखेंगे और दो एंटीना के लिए ऐसे याद रखेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक एंटीना H1 हाइट का कितना एरिया कवर करता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमने डिस्टेंस निकाला d1, इधर भी d1, इधर भी d1, इधर भी d1, इधर भी d1, तो एक पूरा सर्कल बन गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, area to be covered is pi r square, pi d square, और d square को यहाँ पर हमने रख दिया, so this will be 2rh. This is the area covered by an antenna. कई बार हमको इसकी डेंसिटी दी जाती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं, तो कितने लोगों के लिए ये फीड करेगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी फैमिलीज को फीड करेगा। वहां तक क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, तो इसको दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है, एक के एरिया के लिए यूज किया जा सकता है, या क्वेश्चन इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। ये तीनों चीजों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। सो दिस वाज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन और line of sight propagation, height of the antenna and the area to be covered by a TV station or any station having a tower of 5 inch. ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस प्रोपेगेशन। अगली क्लास में हम लोग करेंगे मॉड्यूलेशन किस तरह से करते हैं, राइट।